मेरे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। इसे दक्ष से कहा, वापस उसके पास जाओ और उससे बताओ कि मैंने आने से मना कर दिया है। साथ ही उसे ये भी याद रखना कि मैंने जाने से पहले उससे क्या कहा था। उसे समझ जाना चाहिए कि मेरा क्या मतलब है। दक्ष ने अपनी आंखें बंद करने से पहले कहा। अल्पविराम। गार्ड ने उसे बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन दक्ष ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे कि वह सुन ही नहीं पा रहा था। अंततः गार्ड ने एक गहरी सांस ली और फिर वापस मुड़कर चला गया। मैंने राजा से कहा कि अगर उसे मेरी मदद चाहिए तो उसे खुद ही मेरे पास आना होगा। उसके पास अब कोई विकल्प नहीं है। अगर वह अपने राज्य को बचाना चाहता है तो उसे निश्चित रूप से मेरे पास आना होगा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। जुन, क्या तुम शर्त लगाना चाहोगे कि राजा को मुझसे मदद मांगने में कितना समय लगेगा? उसने जुन से पूछा, जो उसके पास बैठा था। नहीं, मैं कोई शर्त नहीं लगाना चाहती। आप हमेशा जीतते हैं, ज्यादातर धोखाधड़ी करके। मैं अब कोई जोखिम नहीं लूंगी, जुन ने आंखें घुमाते हुए शर्त में हिस्सा लेने से इनकार करते हुए कहा। ठीक है, बिना शर्त के यह उबाऊ है। मैं तुम्हें एक बाधा दूंगा। तुम किसी भी समय चुन सकते हो। जब तक तुम सही हो तुम जीतोगे, दक्ष ने कहा, अभी भी उसे शर्त लगाने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था। नहीं, मैं फिर से तुम्हारी चालों में नहीं फंसने वाली। मुझ पर पहले से ही तुम्हारा कुछ बकाया है। हारने के बाद मैं तुम्हारा कोई और कर्जदार नहीं रहूंगी, जुन ने मना कर दिया। तुम सच में बहुत डरी हुई हो, है न? दक्ष ने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ पूछा। ठीक है, मैं आपकी और भी मदद करूंगा। मैं आपको जवाब बताऊंगा। वह 5 मिनट में यहाँ आ जाएगा। आप मुझे वह जवाब दे सकते हैं और शर्त लगा सकते हैं। आप निश्चित रूप से जीतेंगे, दक्ष ने फिर कहा, लेकिन जून ने उसे मना कर दिया। ठीक है, यह तुम्हारा नुकसान है, दक्ष ने आंखें घुमाते हुए कहा। हालांकि जून को संदेह था कि दक्ष सच कह रहा था, फिर भी उसने उसकी बात नहीं सुनी। समय बीतता गया और जल्द ही 4 मिनट बीत गए। राजा का कोई पता नहीं था। 30 सेकंड और बीत गए। जुन को आखिरकार यकीन हो गया कि दक्ष उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा था। उसका जवाब निश्चित रूप से गलत था। हालांकि उसने ऐसा सोचा था, लेकिन वह गलत साबित हुई क्योंकि राजा वास्तव में दक्ष द्वारा दिए गए 5 मिनट खत्म होने से पहले ही आ पहुंचे। राजा दक्ष की कोठरी के सामने खड़ा हुआ और सलाखों पर थपथपाया। दक्ष ने अपनी नजर उठाई। उसकी नजर राजा से मिली। अल्पविराम। दुश्मन ने हमारी अंतिम रक्षा पंक्ति को तोड़ दिया है। अगर हम कुछ नहीं करते तो हम हार जाते। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम ही हमारे इस राज्य को बचाने की आखिरी उम्मीद हो, राजा ने गंभीरता से कहा। आखिरकार तुम्हें समझ आ गया कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत में हो। ठीक है, इस राज्य ने मेरे साथ जो कुछ भी किया, उसके बावजूद यह अभी भी मेरी मातृभूमि है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा और दुश्मनों को हराऊंगा, दक्ष ने खड़े होकर कहा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। राजा ने गार्ड को दक्ष की कोठरी खोलने के लिए कहा और उसे बाहर जाने दिया। तुम्हें जल्दी करना चाहिए, वे रास्ते में हैं। उन्हें शाही महल से दूर ही रोक लो ताकि युद्ध की लपटें शाही महल तक न पहुंचे, राजा ने दक्ष से कहा और उसने गहरी सांस ली। चिंता मत करो, मैं जितनी जल्दी हो सकेगा उन्हें रोक दूंगा। महल की सुरक्षा को हाई अलर्ट पर रखो। दुश्मन तुम्हारी हत्या करने के लिए 1 या 2 लोगों को भेजने की कोशिश कर सकता है। खुद को सुरक्षित रखो, दक्ष ने राजा को चेतावनी देते हुए कहा। एक छोटा सा बीज बोते हुए, जिसका उपयोग राजा तब कर सकता था जब उसे पता चले कि उसके बेटे मर चुके हैं। वह हत्यारों को दोषी ठहराएगा। दक्ष ने राजा को भ्रमित छोड़कर चलना शुरू कर दिया। राजा सिंहासन कक्ष में वापस चला गया, जहां वह सबसे अधिक सुरक्षित महसूस कर रहा था। वह मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर वह हार गया तो सब खत्म हो जाएगा, राजा ने सिंहासन कक्ष की ओर चलते हुए कहा। उसकी नजर में राज्य पहले ही मर चुका था।
भले ही उसने दक्ष को युद्ध में भेजा था, लेकिन उसे अपनी जीत की कोई उम्मीद नहीं थी। वह पहले से ही एक भयानक हार के लिए तैयार था, लेकिन वह भागने को तैयार नहीं था। वह चाहता था कि जब मौत आए तो वह उसका सीधे सामना करे। तारानकन 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 तारानकन। दक्ष महल से बाहर निकला और उत्तर की ओर देखा। हाँ, जिन लोगों को मैं यहाँ लेकर आया था उन्हें मारना। मुझे कहना होगा कि यह उतना बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था, दक्ष ने उत्तर की ओर चलते हुए कहा। वह बहुत सहजता से चल रहा था, जैसे उसे कोई जल्दी नहीं लग रही हो। यद्यपि वह धीमी गति से आगे बढ़ रहा था, फिर भी वह आगे बढ़ती हुई सुनी सेना तक पहुंचने में सफल रहा। हाँ, एक और सैनिक मौत की तलाश में यहाँ आ रहा है। जनरल हू ने दक्ष को अपनी ओर आते हुए देखकर बड़बड़ाया। वह दक्ष को उस व्यक्ति के रूप में नहीं पहचान पाया जो उसके साथ सेना का नेतृत्व करने वाला था, क्योंकि वह अब एक अलग चेहरा बना रहा था। एक भी व्यक्ति, क्या वे कोई भी गार्ड ढूंढकर भेज रहे हैं जो उन्हें मिल जाए? जनरल हू ने उपहासपूर्ण लहजे में हंसते हुए कहा। उसने अपने पास खड़े सिपाही की ओर देखा। जनरल हू ने सैनिक से कहा, जाओ और उसे मार डालो। उन्होंने आगे कहा, यहाँ तक कि अपने किसी आदमी को उसके पीछे भेजना भी जाती होगी। अल्पविराम। बहुत बुरा हुआ कि मैं अक्ष के सैनिकों के लिए आधा आदमी भी नहीं भेज सका। ये लोग सचमुच बहुत घटिया हैं, जनरल हू ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा। एक सैनिक अपनी भारी कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ा और जोरदार प्रहार करते हुए दक्ष की ओर बढ़ा। जैसे ही वह आदमी दक्ष के पास पहुंचा, हवा का प्रवाह बदल गया और एक लात उस आदमी की छाती पर लगी, जिससे वह पीछे की ओर उड़ गया। दोनों तलवारें अभी तक बाहर भी नहीं निकली थीं। दक्ष ने एक ही लात से सैनिक को हरा दिया था। सेना छोड़ने के बाद से उसकी ताकत में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ था। अब वह एक ऐसा व्यक्ति था जो आकाशीय क्षेत्र का साधक था। उसकी ताकत ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना वे कर सकें। यहाँ तक कि उसकी शारीरिक शक्ति भी इस दुनिया में किसी भी साधक से ज्यादा थी। हू ने सैनिक को देखा जो अपने पैरों पर लेटा हुआ था। वह हिल भी नहीं रहा था, मानो वह मर गया हो। वह कोई सामान्य गार्ड नहीं लगता। तुम 10 लोग एक साथ जाओ और उसे मार डालो। जनरल हू ने अपने साथी गार्डों को आदेश दिया। ऐसा लग रहा था कि अभी भी 100 गार्ड बचे हुए हैं। 10 मेहमान समूह से बाहर निकलकर दक्ष की ओर भागने लगे। हालांकि जब वे दक्ष के पास पहुंचे तो उसने आखिरकार अपनी 2 तलवारें निकाल ली और बिजली की तरह आगे बढ़ा। हालांकि इस बार वह टेलीपोर्ट नहीं हुआ। वह केवल अपनी गति तकनीक का उपयोग कर रहा था, जो तेज थी लेकिन वास्तविक टेलीपोर्टेशन की तुलना में बहुत धीमी थी। इससे पहले कि जनरल हू को कुछ समझ में आता कि क्या हुआ, उसने दक्ष के पास जनरल की लाशें पड़ी देखी। सभी 10 लाशें सिरविहीन लग रही थीं। दक्ष अपने हाथ में 2 तलवारें पकड़े हुए था, दोनों से खून टपक रहा था। ये तलवारें, ये तुम्हारे पास क्यों हैं? हू ने आश्चर्य से कहा जब उसने दक्ष के हाथ में तलवार देखी। वह नहीं जानता था कि दक्ष वही व्यक्ति है जिसे उसके साथ राज्य पर कब्जा करने के मिशन पर यहाँ भेजा गया था। अल्पविराम। वह नहीं जानता था कि ये दोनों एक ही व्यक्ति थे। फर्क सिर्फ इतना था कि दोनों ने अलग अलग चेहरे इस्तेमाल किए थे और उनमें से कोई भी वास्तविक व्यक्ति का असली चेहरा नहीं था। तुम्हारा मतलब इन तलवारों से है? मैंने इन्हें उस आदमी से लिया था जिसने मेरी हत्या करने की कोशिश की थी। वह बुरी तरह असफल रहा। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम अब उसकी लाश को पहचान भी पाओगे? दक्ष ने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा। वह इस बात पर आश्चर्यचकित था कि वह आत्महत्या के बारे में बातें पढ़ रहा था। असंभव। आप उस राक्षस से अधिक शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं जिसने अपने मार्ग में आने वाले शहरों को नष्ट कर दिया? आप वास्तव में कौन हैं? जनरल हू ने चेहरे पर अविश्वास का भाव लाते हुए पूछा। मैं अक्ष साम्राज्य की रक्षा की अंतिम पंक्ति हूँ। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें मुझे मारना होगा। हालांकि ऐसा होने की संभावना बहुत कम है, दक्ष ने शांति से जवाब दिया और जनरल हू की ओर चलने लगा। सब लोग, वह एक शक्तिशाली दुश्मन है। एक साथ हमला करो। जनरल हू ने गरजते हुए अपने आदमियों को आदेश दिया और बाकी सैनिकों के साथ दक्ष की ओर दौड़ पड़े। आप मुझे कम नहीं आंक रहे हैं।
यह अच्छी बात है, हालांकि ये काफी अच्छा नहीं है, दक्ष ने थंडर ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए कहा। काले बादलों ने साफ आसमान को घेर लिया और गरजने लगे। दक्ष ने तलवार वाले आदमी की ओर इशारा किया, जिससे बिजली उस दिशा में गिरी जिस ओर वह इशारा कर रहा था। बिजली का एक बोल्ट सीधे जनरल हू के ऊपर गिरा, जो इस कौशल से अनजान लग रहा था। वह सोचता था कि ऐसा करने के लिए थंडर वॉर स्पिरिट की आवश्यकता होती है। चूंकि उसने दक्ष के पीछे वॉर स्पिरिट शैडो को आते नहीं देखा था, इसलिए उसने नहीं सोचा था कि बिजली का बोल्ट उस पर गिरेगा। इस संभावना से अनजान, उसने कोई सावधानी नहीं बरती। जब बिजली गिरी तो वह बच नहीं सका, उसकी तुरंत मौत हो गई। तुम्हारा नेता चला गया है। आमतौर पर मैं गुंडों को मारने में अपना समय बर्बाद नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हें अभी जाने भी नहीं दे सकता। तुम्हें मरना होगा, दक्ष ने उन गार्डों की ओर देखते हुए कहा जो अभी भी जीवित थे। अपनी तलवारें हवा में लहराते हुए वह उन सैनिकों की ओर बढ़ा जो अब युद्ध करने में हिचकिचा रहे थे। सेना ने अपने नेता को खो दिया, उसका पूरा मनोबल खत्म हो गया, जिससे दक्ष के लिए सैनिकों को खत्म करना और भी आसान हो गया। तारानकन 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 तारानकन। और यह आखिरी है, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए अपनी तलवार सुनाई सैनिकों में से एक की छाती के अंदर घुसा दी। उसने तलवार खींच ली, जिससे वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा। इधर उधर देखने पर उसने देखा कि पूरी जगह खाली थी। सभी सुनाई सैनिक मर चुके थे। उनकी लाशें जमीन पर पड़ी थीं और उनके खून से सड़क लाल रंग में रंग गई थी। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि कुछ नागरिक अपनी खिड़की से बाहर देख रहे थे। जब उसने आखिरी दुश्मन को मार गिराया तो सभी लोग जो छिपकर लड़ाई देख रहे थे अपने घरों से बाहर आ गए और दक्ष की यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। जय जयकार करने लगे। उनकी नजर में दक्ष एक नायक था जिसने राज्य को बचाया था। कुछ लोगों ने दक्ष को पहचान लिया था। वे जानते थे कि वह कौन था। ये जानते हुए भी उन्होंने दक्ष के खिलाफ कुछ नहीं कहा। उसके पिता ने सुनाई राज्य के खिलाफ राज्य को धोखा दिया, लेकिन बेटे ने हमें बचा लिया। वह बहुत अच्छा बच्चा है, अपने पिता जैसा बिल्कुल नहीं। हमने वाकई इतने सालों तक उसके साथ बहुत बुरा किया। ऐसा लग रहा था कि ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही विचार चल रहा था। वे आज दक्ष को एक बड़ी रोशनी में देख रहे थे। धन्यवाद युवक, तुमने हमारे राज्य को बचा लिया। एक वृद्ध कुलीन ने दक्ष को धन्यवाद दिया। यह मेरा भी राज्य है गुरुजी। अपनी मातृभूमि को बचाना मेरा कर्तव्य था, दक्ष ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। हाँ, तुम सच में एक अच्छे बच्चे हो। हमने इन सभी वर्षों में तुम्हें वास्तव में गलत समझा। कृपया हमें माफ कर दो गुरुजी, बूढ़े व्यक्ति ने दक्ष से माफी मांगते हुए कहा। चिंता मत करो गुरु, मैं इससे समझ सकता हूँ। मेरे पिता ने सभी को धोखा दिया। यह आपकी गलती नहीं थी। उसके बाद कोई भी हमारे परिवार पर भरोसा खो देगा, दक्ष ने जवाब दिया। मुझे खुशी है कि मुझे उनकी गलतियों को सुधारने का मौका मिला। खैर, अब मुझे विदा लेनी चाहिए। मुझे ये खुशखबरी महामहिम को भी देनी है। जाने से पहले उन्होंने अपनी बात जारी रखी। राज्य को बचाने के लिए लगातार हो रही प्रशंसा के बीच दक्ष शाही महल में वापस चला गया। वह नहीं जानता था कि यह कितनी जल्दी होगा, लेकिन उसे यकीन था कि यह खबर कुछ ही घंटों में पूरे रॉयल सिटी में फैल जाएगी। इस राज्य में फू कबीले की प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए यह पर्याप्त होना चाहिए। अब बाकी चीजों को संभालने का समय है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए सोचा। अल्पविराम। दक्ष शाही महल में प्रवेश कर सीधे राजा के कक्ष में गया, जबकि उसके द्वारा राज्य को बचाने की खबर पूरे राज्य में फैल रही थी। इस बार किसी भी गार्ड ने उसे नहीं रोका, क्योंकि वे सभी जानते थे कि दक्ष अब राजा के लिए काम कर रहा था। राजा के कक्ष में प्रवेश करते हुए उसने कहा, महाराज, मिशन सफल रहा। मैंने आपके शत्रुओं का खात्मा कर दिया है। राज्य घुसपैठियों से सुरक्षित है। राजा गहरी सोच में डूबा हुआ बैठा था। उसने दक्ष को अंदर आते हुए देखा भी नहीं। जब दक्ष ने बोलना शुरू किया तभी उसे एहसास हुआ कि दक्ष यहाँ है।
चेहरे पर आश्चर्य के भाव के साथ उसने अपना सिर उठाया और दक्ष की ओर देखा। तुम मर नहीं गए। तुमने क्या कहा? तुमने उन्हें मार डाला। सच में राज्य वास्तव में बच गया है। राजा को यह समझने में कुछ सेकंड लगे कि क्या हो रहा है। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि दक्ष जीत गया है। हाँ, महामहिम की कृपा से मैं रॉयल सिटी को परेशान करने वाली परेशानियों को दूर करने में सक्षम था। हम सुरक्षित लग रहे हैं, दक्ष ने शांत स्वर में कहा। वह जानता था कि अब राजा बहुत खुश होगा क्योंकि वह सुरक्षित है। कम से कम वह यही उम्मीद तो कर सकता था, लेकिन राजा शायद नहीं आएगा। कम से कम उसने यही सोचा था। अच्छा काम, तुम प्रशंसा के पात्र हो। मुझे कहना चाहिए कि हमने इन सभी वर्षों में तुम्हारे साथ गलत किया। शाही शिक्षक ने कहा था कि तुम अपने पिता की तरह बुरे होगे जिन्होंने हमें धोखा दिया, इसलिए हम तुम्हारे साथ कठोर व्यवहार कर रहे थे। हमें वर्मिलियन की बात सुननी चाहिए थी और उस पर विश्वास करना चाहिए था जब उसने कहा था कि बेटे के लिए पिता के मार्ग पर चलना आवश्यक नहीं है। राजा ने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि इस राज्य में दक्ष के साथ कैसा व्यवहार किया गया। उसे अब भी लगता है कि फू चेन के पिता ने राज्य को धोखा दिया है। या तो वह झूठ बोल रहा है या सुनाई राजा ने झूठ बोला। ये भी संभव हो सकता है कि उसका इसमें कोई हाथ न हो और यह सब शाही शिक्षक ने किया हो। सवाल अभी भी बना हुआ है, उस आदमी के साथ वास्तव में क्या हुआ? वर्मिलियन को उसके पत्रों में जिस तरह से बात की गई है, उससे जवाब पता होना चाहिए। जहां तक राजा की बात है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह वैसे भी जल्द ही मर जाएगा, दक्ष ने सोचा और उसने राजा को सम्मानपूर्वक देखा। मैं समझ सकता हूँ महाराज, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी यही करता। मैं जानता हूँ कि जब आपका कोई करीबी व्यक्ति आपको धोखा देता है तो ये दुखद होता है। कोई भी दुखी हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद आपने हमें जीवित रहने दिया और उस व्यक्ति के पापों के लिए हमें नहीं मारा, और इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, उन्होंने राजा से कहा। हाँ, तुम वाकई बहुत समझदार व्यक्ति हो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुमने जो किया उसके लिए तुम्हारी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। तुम्हें पुरस्कृत किया जाएगा, राजा ने कहा और वह दिल खोलकर हंसा। अल्पविराम, हिजड़ा, उसने पुकारा। कक्ष का दरवाजा खुला और एक दाढ़ी वाला आदमी अंदर आया। हमारे राज्य के नागरिकों को हमारे विजेता के बारे में बताओ। उनसे कहो कि वे हमारे स्थान के सामने आए। मैं उन्हें उस व्यक्ति से मिलवाऊंगा जिसने हमारे राज्य को बचाया, और हमारे नए सेनापति से। राजा ने खोजे से कहा। हाँ महाराज, खोजे ने कहा और पीछे मुड़कर चला गया। राजा ने खोजे को जाते हुए देखा, फिर उसने अपनी नजर दक्ष पर डाली। आपकी महान उपलब्धियों के पुरस्कार स्वरूप आज से आप हमारे राज्य के सेनापति होंगे, राजा ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे उम्मीद थी कि वह मुझे नागरिकों के सामने एक नायक के रूप में पेश करेंगे, लेकिन मुझे एक आर्मी जनरल बना देंगे। हालांकि यह योजना का हिस्सा नहीं था, लेकिन मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ, दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा। उसने बस सम्मानपूर्वक अपना सिर हिलाया। मैं इस अनुग्रह के लिए महामहिम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, दक्ष ने कहा। राजा ने उसे बैठने के लिए कहा। शाही महल के मंत्रियों के बीच एक खाली सीट पाकर दक्ष बैठ गया। खोजे ने पूरे शाही शहर में घोषणा को फैलाने की व्यवस्था की थी। शहर में जश्न का माहौल था क्योंकि लोग अब सुरक्षित महसूस कर रहे थे क्योंकि दुश्मन मर चुके थे। घोषणा के बारे में सुनने के लिए लोग अपने घरों से शाही महल की ओर जाने लगे। तारानकन, 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 तारानकन। राजा सिंहासन पर बैठा सोच रहा था कि क्या उसे दक्ष को दक्षिणी सीमा पर लड़ने के लिए भेजना चाहिए ताकि उनकी सेना को जीतने का बेहतर मौका मिल सके, लेकिन उसने ऐसा न करने का फैसला किया। वह इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं था कि सुनाई साम्राज्य फिर से ऐसा कुछ नहीं करेगा। उसे सावधान रहने और शहर को सुरक्षित रखने के लिए शाही शहर के भीतर एक मजबूत व्यक्ति को रखने की जरूरत थी। मंत्री वांग, हमने वर्मिलियन को रॉयल सिटी पर हमले के बारे में सूचित करने के लिए एक पत्र भेजा था। उन्हें जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकारी देने के लिए एक और संदेश भेजे और उन्हें बताएं कि रॉयल सिटी सुरक्षित है।
उन्हें वापस आने या यहाँ कोई सेना भेजने की आवश्यकता नहीं है। उनसे कहो कि वे अपना पूरा ध्यान युद्ध जीतने पर लगाएं। राजा ने अपने एक मंत्री से कहा। अल्पविराम। मंत्री राजा से अनुमति लेकर उठकर सभागृह से बाहर चले गए। तारानकन 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 तारानकन। राजा द्वारा खोजे को घोषणा करने के लिए भेजे जाने के 2 घंटे बाद आखिरकार खोजे ने 2 घंटे बाद वापसी की। महाराज, नागरिक बाहर इंतजार कर रहे हैं, खोजे ने राजा से कहा। ओह, तो फिर चलो, राजा ने खड़े होकर कहा। राजा के बाद मंत्री भी खड़े हो गए। दक्ष भी उनके पीछे खड़ा हो गया। वे सभी राजा के पीछे चले गए और शाही महल की बालकनी में चले गए, जहां राजा भाषण देने वाले थे। राजा बालकनी में आगे की ओर खड़ा था। दक्ष और अन्य मंत्री उसके पीछे खड़े थे। मेरे गौरवशाली अक्ष साम्राज्य के नागरिकों, जैसा कि आप पहले से ही जानते होंगे, हमारे शाही शहर पर आज दुष्ट सुनाई साम्राज्य द्वारा हमला किया गया था, जिसने हम पर पीछे से हमला करने का फैसला किया था। उन मूर्खों में इन चालों का उपयोग करने के बजाय सामने से बहादुर लोगों की तरह लड़ने की हिम्मत नहीं है। राजा ने बोलना शुरू किया। इस अप्रत्याशित युद्ध में हमने अपने कई बहादुर सैनिकों को खो दिया, लेकिन मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हम उनमें से हर एक को मार गिराने में सक्षम थे। हमारा शाही शहर पूरी तरह से सुरक्षित है। हमारे शहर को सुरक्षित रखने का सबसे बड़ा हिस्सा केवल और केवल एक व्यक्ति को जाता है। मैं उससे आप सभी से मिलवाना चाहता हूं और कुछ महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहता हूं। उन्होंने आगे कहा। वह दक्ष को आमंत्रित करने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन उससे याद आया कि यह उसका असली नाम नहीं था। लॉन्ग, ठीक है, ये नाम तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए बनाया गया था। मुझे तुम्हें फू चेन कहकर बुलाना चाहिए, उन्होंने कहा। ये ठीक है महाराज, मुझे दक्ष ज्यादा पसंद है। इतने सालों में यह मेरी पहचान बन गई है। हर कोई मुझे इसी नाम से जानता है। मैं चाहूंगा कि आप मुझे इसी नाम से बुलाएं, दक्ष ने शांति से जवाब दिया। ठीक है दक्ष, आगे आओ, राजा ने दक्ष से कहा। आगे बढ़कर दक्ष राजा के पास खड़ा हो गया। ये सब दक्ष की वजह से संभव हुआ, जिसने बहादुरी से सैकड़ों दुश्मन सैनिकों को हराया और उन्हें मार डाला। मुझे यकीन है कि आप सभी उसे पहचानते हैं। हमने वास्तव में इन सभी वर्षों में उसके साथ बुरा किया, लेकिन आज का दिन हमें एक मूल्यवान सबक देता है। यदि एक व्यक्ति बुरा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसका बेटा भी बुरा होगा। उसका पिता एक गद्दार था, लेकिन दक्ष आज रात हमारा उद्धारकर्ता साबित हुआ। राजा ने घोषणा की। नागरिकों को इस बात का बुरा लगा कि उन्होंने दक्ष के साथ कैसा व्यवहार किया। वे सब नीचे देखते रहे, मन ही मन दक्ष से माफी मांगी और इतना सब होने के बावजूद उनकी रक्षा करने के लिए उसका धन्यवाद किया। उसकी वीरतापूर्ण उपलब्धि को देखते हुए मैंने निर्णय लिया है, वह अक्ष सेना का सेनापति होगा, जो शाही शहर को सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार होगा। राजा ने अपने नागरिकों की ओर देखते हुए घोषणा की। अल्पविराम। जैसे ही उसने घोषणा पूरी की, सभी लोग जयकार करने लगे और दक्ष की प्रशंसा करने लगे, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हालांकि दक्ष बाहर से मुस्कुरा रहा था, लेकिन अंदर से वह इस बात से खुश था कि इंसान कितने चंचल होते हैं। एक पल वे एक बच्चे को उसके पिता के पाप के लिए प्रताड़ित कर रहे थे, जबकि अगले ही पल वे उसकी तारीफ कर रहे थे। इस सब में एकमात्र स्थिरता ये थी कि इंसानों में कोई स्थिरता नहीं थी। राजा ने अपनी मुट्ठी ऊपर उठाते हुए घोषणा की, मुझे यकीन है कि हमारे नए जनरल दक्ष रॉयल सिटी को किसी भी खतरे से सुरक्षित रखेंगे, जबकि हमारी सेना हमारे लिए युद्ध जीतेगी। खुशी के नारे के बीच वह वापस मुड़ा और सभी के साथ महल के अंदर चला गया। मैंने सुना है कि तुम किसी झोपड़ी में रुके थे। जब तक हम तुम्हारे लिए कोई बेहतर जगह का इंतजाम नहीं कर लेते, तुम हमारे महल में रह सकते हो। जाओ और आराम करो, राजा ने दक्ष से कहा जब वे साथ चल रहे थे। उसने खोजे की तरफ देखा और कहा, खोजे, उसे रास्ता दिखाओ। हाँ महाराज, दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। अगर और कुछ नहीं है तो मैं माफी मांगता हूँ। हम। राजा ने अपना सिर हिलाया, दक्ष को हिजड़े के साथ जाते हुए देखा। राजा भी आराम करने के लिए अपने कमरे में चले गए।
नपुंसक दक्ष को एक आलीशान कमरे में ले गया। यहीं पर तुम रहोगी। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम गार्ड को बता सकती हो, उसने वापस जाने से पहले दक्ष से कहा। रुको, दक्ष ने नपुंसक को जाते हुए देखकर आवाज लगाई। मैं बहुत थक गया हूँ। मैं शायद पूरा दिन सोता रहूंगा। मुझे उम्मीद है कि जब तक महामहिम मुझे नहीं बुलाते तब तक कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। उसने कमरे में प्रवेश करने और दरवाजा बंद करने से पहले हिजड़े से कहा। अल्पविराम। तारानकन 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 तारानकन। दक्ष बिस्तर पर गिर पड़ा और अपनी आंखें बंद कर ली। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। कल मैं अक्ष साम्राज्य का राजा बन जाऊंगा, दक्ष ने ऐसे कहा जैसे वह खुद से बात कर रहा हो। हालांकि मुझे राज्याभिषेक में देरी करनी होगी। जुन, जब मेरा राज्याभिषेक हो जाएगा तब मुकदमा पूरा माना जाना चाहिए, है न? उसने जुन से पूछा। नहीं, ये तब होता है जब आप राजा बन जाते हैं। राज्याभिषेक एक पूरी तरह से अलग मामला है। जब आप आधिकारिक रूप से राजा बन जाते हैं तो परीक्षण पूरा हो जाएगा, क्योंकि राज्याभिषेक केवल एक औपचारिकता होगी, जुन ने दक्ष को बताया। ये परेशानी वाली बात है। क्या मैं राजा बनने के बाद 2 महीने तक यहाँ रह सकता हूँ? मुझे वास्तव में यहाँ अपना कार्य पूरा करना है, दक्ष ने जून से पूछा। वह यहाँ लंबे समय तक रहने का तरीका खोजने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसकी योजना अक्ष साम्राज्य का राजा बनने के साथ समाप्त नहीं हुई थी। 2 महीने, जून ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा, ये तभी संभव है जब आप रक्तवंश मंदिर के लिए अनुरोध करें। मुझे नहीं लगता कि इससे अधिक कुछ सुना जाएगा। यह अच्छी बात है। मेरे लिए 2 महीने काफी होंगे, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। ठीक है, अपनी आंखें बंद करो और सोचो जैसे कि तुम रक्तवंश मंदिर से बात कर रहे हो और उसकी कामना करो। मैं जाकर देखूंगी कि क्या ऐसा हुआ है, उसने गायब होने से पहले दक्ष से कहा। दक्ष ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके निर्देशों का पालन किया। उसने काम पूरा होने के बाद जुन के वापस आने का इंतजार किया ताकि वह उसे बता सके कि यह काम हुआ या नहीं। हालांकि जुन नहीं आई। उसे बार बार बुलाने के बावजूद उसे कोई जवाब नहीं मिला। थककर उसने हार मान ली। अल्पविराम। जब उसे यकीन हो जाएगा तो वह खुद ही वापस आ जाएगी। वैसे भी यह काम कर जाना चाहिए था, उसने आराम करने से पहले बुदबुदाया। वह कुछ भी करने से पहले रात का इंतजार करना चाहता था। अब कुछ भी करना बेकार था। उसने अब थोड़ा आराम करने का फैसला किया, क्योंकि उसे आलस आ रहा था। वह कमरे में आंखें बंद करके बैठा रहा, लेकिन उसे नींद नहीं आई। वह समय बीतने का इंतजार करता रहा। समय धीरे धीरे बीतता गया और जल्द ही रात हो गई। दक्ष को एक रत्ती भी नींद नहीं मिली थी और जून वापस नहीं आई थी। वो उठ खड़ा हुआ और बिस्तर से उतर गया, लेकिन तभी उसने जून के शब्द सुने। आप मुकदमा समाप्त होने के बाद 50 दिनों तक यहाँ रह सकते हैं, उसने उसके पास आए बिना कहा। ये जानकर अच्छा लगा। अब मैं अधिक आश्वस्त हो सकता हूँ, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। वह अपने कमरे से गायब हो गया और राजा के कमरे के पास एक दालान में प्रकट हुआ। इधर उधर देखने पर उसे राजा के कमरे के सामने एक गार्ड खड़ा मिला। गार्ड ने दक्ष को अचानक से आते नहीं देखा। उसे लगा कि दक्ष वहां चलकर आया है। आह, मास्टर चेन, क्या आप महामहिम से मिलना चाहते हैं? शायद अब तक वे सो चुके होंगे। आपको कल आना चाहिए, गार्ड ने दक्ष से सम्मानपूर्वक कहा, क्योंकि वह जनरल था। हाँ, मैं उससे मिलने आया हूँ, लेकिन मैं उससे बात करने नहीं आया हूँ, दक्ष ने धीरे धीरे गार्ड के करीब जाते हुए कहा। अल्पविराम। उसके पास दोनों तलवारें नहीं थीं। उसकी पीठ पर केवल समय की तलवार थी। आपके कंधे पर कुछ है, उसने चिल्लाते हुए अपना हाथ गार्ड के कंधे की ओर बढ़ाया। गार्ड ने उसके कंधे की ओर देखा। उसे कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि दक्ष ने उसके कंधों के बजाय उसकी गर्दन पकड़ ली थी। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, दक्ष ने उसकी गर्दन कुचल दी, जिससे वह तुरंत मर गया। राजा के कमरे का दरवाजा खोलकर दक्ष ने गार्ड को अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। उसने शव को प्रवेश द्वार के पास जमीन पर छोड़ दिया और राजा के पास चला गया।
जो अभी भी शांति से सो रहा था। उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा है। वह राजा जो सब कुछ खोते हुए भी सोता रहा। दक्ष ने बड़बड़ाते हुए अपनी काली जंग लगी तलवार को अपनी पीठ पर म्यान से बाहर निकाला और राजा पर निशाना साधा। शांति से आराम करो, उसने बड़बड़ाते हुए कहा और राजा का सिर काट दिया। इससे पहेली का आखिरी टुकड़ा खत्म हो गया। एक और दिन और यह खत्म हो जाएगा। दक्ष ने बड़बड़ाते हुए राजा के शव को बिस्तर से नीचे खींच लिया और उसे गार्ड के शव के साथ एक चादर में लपेट दिया। उसने उसे आग पर रख दिया और उसे जलते हुए देखा, क्योंकि शव उसकी आंखों के सामने राख में बदल गए। राख को साफ करने के बाद उसने राजा की अलमारी खोली और उसके कपड़े पहन लिए। फिर उसने शरारत का मुखौटा लगाकर अपने कपड़े बदल लिए ताकि वह स्वयं राजा जैसा लगे। काम पूरा होने के बाद वह बिस्तर पर लेट गया और दिन का इंतजार करने लगा। तारांकन 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 तारांकन। दिन में जागते हुए दक्ष अपने कमरे से बाहर निकला और रॉयल हॉल की ओर चला गया। वह राजा की तरह चलते हुए राजभवन में दाखिल हुआ। उन्होंने वहां बैठे सभी मंत्रियों की ओर देखा। सबको, मुझे पता चला है कि मेरे सभी बेटे मर चुके हैं। मेरा मानना है कि सुनाई साम्राज्य ने उन्हें मारने के लिए हत्यारे भेजे थे, लेकिन वे मुझे नहीं मार सके और दक्ष द्वारा उनकी सेना को मारे जाने की खबर लेकर भाग गए। दक्ष ने सभी को चौंकाते हुए घोषणा की। चुप रहो, उन्होंने गरजते हुए कहा जब उन्होंने मंत्रियों का शोर सुना, जो हैरान थे। केवल एक ही राजकुमार बचा है और आप जानते हैं कि वह कौन है। वह व्यक्ति जिसने अपने भाइयों को मारने की कोशिश की थी। मैं नहीं चाहता कि राजगद्दी उसके पास जाए, क्योंकि उसके जैसे किसी व्यक्ति का राजा बनना राज्य के लिए बुरा होगा। हालांकि मैं राजा का चयन किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इसलिए मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, दक्ष ने कहा। जब मंत्रियों ने राजा की ओर देखा तो वह मुस्कुराए। दक्ष ने राज्य को बचाया। उसके बिना मैं आज जीवित नहीं होता। मुझे विश्वास है कि वह राज्य को सुरक्षित रख सकता है। हमने उसके साथ जो कुछ भी किया, उसके बावजूद वह अभी भी अपने राज्य से प्यार करता है। उसने उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ी जो उससे नफरत करते थे। वह अगला राजा बनने के लिए एकदम सही विकल्प है। आप सब क्या कहते हैं? उसने मंत्रियों से पूछा। अल्पविराम, लेकिन महाराज, वह शाही वंश का नहीं है। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि इस राज्य के शीर्ष पर आपके वंश का अंत हो जाएगा? सबसे बड़ा राजकुमार शासक के रूप में आपके वंश को आगे बढ़ा सकता है, मंत्रियों में से एक ने सुझाव दिया। हाँ महाराज, यदि आप उन्हें शीर्ष पर नहीं रखना चाहते तो आप कोई दूसरा उत्तराधिकारी भी बना सकते हैं। आपको फिर भी बच्चा पैदा करने का अधिकार होना चाहिए, एक अन्य मंत्री ने सुझाव दिया। रक्त का बंधन क्षणभंगुर है, लेकिन राज्य शाश्वत है। मैं नहीं चाहता कि मेरा राज्य मेरे सबसे बड़े बेटे के हाथों में चला जाए। जहां तक दूसरे बेटे की बात है, मैं अपनी क्षमताओं को जानता हूं। यह अब मेरे लिए संभव नहीं है। जहां तक मेरे स्वास्थ्य का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि मैं अब इस राज्य का बोझ और उठा पाऊंगा, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। मैं अपने युवा दिनों को फिर से जीने के लिए एक आखिरी बार युद्ध के लिए अग्रिम मोर्चे पर जाना चाहता हूं। यह अंतिम समय है। दक्ष नया राजा होगा, दक्ष ने घोषणा की। मैं व्यक्तिगत रूप से उनके पास जाऊंगा और खुद ही उनका राज्याभिषेक करूंगा, क्योंकि समय अच्छा नहीं है। उसके बाद मैं खुद ही चला जाऊंगा। मेरे लिए अग्रिम मोर्चे पर जाने के लिए गाड़ी का इंतजाम करें। मैं कुछ ही घंटों में निकल जाऊंगा। उन्होंने आगे कहा, महाराज, क्या आप सचमुच इस बात पर आश्वस्त हैं? आपको फिर से सोचना चाहिए, मंत्रियों ने विनती की। सोचने की कोई जरूरत नहीं है, यह अंतिम है, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। यह मेरा आदेश है, पूरे राज्य में इसकी घोषणा करो। मैं अग्रिम मोर्चे पर जा रहा हूँ और आज से दक्ष तुम्हारा नया राजा होगा। मैं चाहता हूँ कि पूरे राज्य में इसकी घोषणा हो। उसने सभी को सख्ती से कहा। हाँ महाराज, हम आपकी इच्छा का सम्मान करेंगे। चूंकि राजा बहुत अड़े हुए थे, इसलिए मंत्री सहमत हो गए। परिवहन मंत्री ने राजा से कहा, चूंकि आप जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको ले जाने के लिए एक छोटी सेना की व्यवस्था करूंगा,
क्योंकि हमारे राज्य में अधिक लोग नहीं हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे बस एक घोड़ा चाहिए और कुछ नहीं। मैं अपने राज्य में ही अपना ख्याल रख सकता हूँ। जहाँ तक सेना की बात है, दक्षिणी सीमा पर बहुत सारी सेना है। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। मंत्रियों ने अनिच्छा से सुझाव पर सहमति व्यक्त की और तैयारियां शुरू हो गईं। अल्पविराम। पूरे राज्य में इस फरमान की घोषणा की गई। जिसने भी इसे सुना वह चौंक गया। दक्ष को नया राजा बनाया गया क्योंकि राजा ने उसके लिए राजगद्दी त्याग दी थी। ये सुनिश्चित करने के बाद कि सब कुछ व्यवस्थित हो गया है, दक्ष मंत्रियों के साथ हॉल से बाहर निकला और उस कमरे में चला गया जो उसे सौंपा गया था। आप बाहर ही रहें, मैं अंदर जाकर उसे मुकुट दे दूंगा, दक्ष ने मंत्रियों से कहा और फिर अपने कमरे का दरवाजा खोला, जिसे उसने जानबूझकर खुला छोड़ दिया था क्योंकि वह जानता था कि वह इसे अंदर से नहीं खोल पाएगा। हालांकि उसे बाहर से पता था कि कमरा खाली है। वह कमरे में दाखिल हुआ और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। उसने अपने सिर से मुकुट उतारकर उसे बिस्तर पर उन तलवारों के पास रख दिया जिन्हें उसने असली राजा को मारने के बाद रख लिया था। वह अपना मुकुट उतारे बिना ही कमरे से बाहर चला गया। ये हो गया। वह अभी भी थका हुआ लग रहा है। अब उसे परेशान मत करो, उन्होंने जाने से पहले मंत्रियों से कहा। मंत्रीगण भी उसके पीछे चलने लगे। क्या घोड़े व्यवस्थित हो गए हैं? दक्ष ने बाहर निकलते हुए मंत्रियों से पूछा। हाँ महाराज, मंत्रियों ने उत्तर दिया। अब मुझे महाराज मत कहो, मैं अब राजा नहीं हूँ। वैसे भी राज्य के बोझ से मुक्त होना अच्छा लगता है। अब मैं फिर से एक युवा योद्धा की तरह महसूस करता हूँ, दक्ष ने मुस्कुराते हुए गर्व से कहा। वह महल से बाहर निकला और अपने घोड़े पर बैठकर चला गया। जब वह रॉयल सिटी के दक्षिणी निकास की ओर बढ़ा तो उसने देखा कि सड़क के दोनों ओर नागरिक उसका उत्साहवर्धन कर रहे थे। अल्पविराम। महामहिम बहुत महान हैं। वे राज्य के लिए अकेले ही लड़ने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने वंश के बारे में सोचे बिना या लालच किए बिना एक आम आदमी को सिंहासन दे दिया। ये सही है। यह एक सच्चा राजा है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि वह हमारा राजा है। महामहिम अमर रहें। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। महामहिम अमर रहें। महामहिम अमर रहें। महामहिम अमर रहें। नागरिकों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। नागरिकों के जयकारों के बीच दक्ष राज्य से बाहर निकल गया। राज्य से बहुत दूर जाकर वह दौड़ते घोड़ों से नीचे कूद गया और जमीन पर आ गिरा। उसने चारों ओर देखा और जब पूरी जगह खाली पाई तो उसने अपने अंतरिक्ष के नियम का उपयोग करके एक स्थानिक पोर्टल बनाया जिसका आकार एक दरवाजे जैसा था। तारांकन 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 तारांकन। शाही खोजे ने दक्ष के कमरे में जाकर, जो कि नया राजा था, उससे रात्रि भोजन के लिए उसकी पसंद के भोजन के बारे में पूछा। उसने दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। लगता है मुझे उसे परेशान करना पड़ेगा। अंदर जाना ठीक रहेगा, हिजड़े ने बड़बड़ाते हुए कहा और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। अल्पविराम। हम, वह कहाँ है? जब उसने कमरा खाली पाया तो वह बुदबुदाया। तभी उसके सामने एक सफेद स्थानिक पोर्टल प्रकट हुआ और दक्ष ने अंदर कदम रखा, अभी भी राजा की तरह कपड़े पहने हुए और उसके चेहरे पर। महाराज, हिजड़े ने दक्ष को देखते ही कहा। तारांकन 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 तारांकन। टेलीपोर्टेशन पोर्टल दक्ष को उसके कमरे में ले आया, लेकिन जैसे ही वह पोर्टल से बाहर निकला उसने किसी की आवाज सुनी। महाराज। जिधर से आवाज आई थी उधर देखने पर उसने देखा कि खोजे को वहीं खड़ा हुआ है। आह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दक्ष ने आश्चर्य से कहा क्योंकि उसके पीछे का पोर्टल गायब हो गया था। ये बात संदिग्ध लगने पर हिजड़े ने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू कर दिया। आह, तुम्हें अंदर नहीं आना चाहिए था। मैंने सभी को बाहर रहने के लिए कहा था, है ना? दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा और वह हिजड़े के पीछे चला गया। उसने अपने दाहिने हाथ से उस आदमी की अगली टांग पकड़ ली और उसे कुचल दिया, जिससे वह खोजे की तुरंत मौत हो गई। उसने खोजे को छोड़ दिया और उसका शरीर जमीन पर गिर गया।
उसने अपने कपड़े बदले और अपने मूल वस्त्र पहन लिए। उसने अपना चेहरा भी बदल लिया, जिससे राज्य के लोग उसे पहचानते थे। तैयार होने के बाद उसने जमीन पर पड़ी लाश को देखा। गार्ड्स! वह चिल्लाया। जैसे ही 2 गार्ड अंदर आए, उसके कमरे का दरवाजा खुल गया। तुम क्या कर रहे थे? इस कमीने नपुंसक ने मुझे मारने की कोशिश की क्योंकि उसे यह पसंद नहीं था कि मैं राजा हूं। क्या तुम इसी तरह अपना कर्तव्य निभाते हो? अगर मैं सतर्क न होता तो अब तक मर चुका होता। जाओ, उसे घसीटकर बाहर ले आओ और मेरी अनुमति के बिना किसी और को अंदर मत आने दो, उसने पहरेदारों से कहा, और जो कुछ हुआ उसके लिए बहाना बनाते हुए अपने बिस्तर पर वापस चला गया। पहरेदारों ने उससे खूब माफी मांगी और फिर शव को बाहर खींचकर अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। वे अपने पीछे दरवाजा बंद करना नहीं भूले। अल्पविराम। आराम से बिस्तर पर बैठे हुए दक्ष खुशी से मुस्कुराया। अब परीक्षण पूरा हो जाना चाहिए, है ना? दक्ष ने जून से पूछा, जो अभी भी ब्लडलाइन मंदिर के अंदर था। जून रक्त मंदिर के अंदर खड़ा था, जो उस समय चमक रहा था। लगता है उसने मुकदमा पूरा कर लिया है। वह बहुत तेज था। मुझे सच में लगा था कि जब वह यहाँ आएगा तो उसे सालों लगेंगे। उसने मेरी उम्मीदों से बढ़कर काम किया। मुझे आश्चर्य है कि उसने क्या किया। मुझे यहाँ से जाने के बाद देखना होगा। जून ने बड़बड़ाते हुए ब्लडलाइन मंदिर की दीवारों की ओर देखा, जहाँ कुछ शब्द आकार ले रहे थे। तीसरा परीक्षण समाप्त होने के बाद से भविष्यवाणी का दूसरा भाग सामने आ रहा है। अच्छा, बस कुछ और यह पूरा हो जाएगा, जून ने दीवार की ओर देखते हुए कहा। ब्लडलाइन भविष्यवाणी का पहला भाग पहले से ही हमारे पास है। मुझे आश्चर्य है कि दूसरा भाग क्या होगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसके 3 या उससे ज्यादा भाग होने चाहिए। ब्लडलाइन और भविष्यवाणी के लिए हमने बहुत मेहनत की है। आखिरकार ये पूरा होने के करीब है, उसने कहा और दीवार की ओर बढ़ी जहां शब्दों ने आकार लेना समाप्त कर दिया था। रक्त का गद्दार अनंत ज्वालाओं में फंसा हुआ। चांद के अंत में एक फीनिक्स का उदय, उसने शब्द पढ़े। खून का गद्दार। क्या ये तियान शेन के बारे में बात कर रहा है, या ये रक्तरेखा के इतिहास के बारे में हो सकता है? अनंत ज्वालाओं में फंसा हुआ फीनिक्स का उदय। यह इंद्रधनुष फीनिक्स हो सकता है, जो संभवतः तब प्रकट होगा जब प्राचीन असंख्य जानवर दक्ष के पास प्रकट हुआ है। ये भविष्यवाणी के पहले भाग से बहुत अलग है, जुन ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा। भविष्यवाणी का पहला भाग समझ लिया गया है, दूसरा भाग अभी भी रहस्य में डूबा हुआ है। इसे समझने के लिए मुझे और अधिक जानकारी की आवश्यकता होगी, जून ने कहा, जैसे वह खुद से बात कर रही हो। दीवार पर 10 मिनट से अधिक समय तक अंकित सुनहरे शब्द अंततः धुंधले होने लगे और अंततः गायब हो गए। अंततः क्षुण ने दीवार से अपनी नजरें हटा ली और गायब हो गई। वह दक्ष के पास आई, जो 10 मिनट से अधिक समय तक जून को पुकारने के बाद थककर शांति से बिस्तर पर लेटा हुआ था। तीसरा ट्रायल पाने के लिए बधाई, तुमने बहुत बढ़िया किया, जून ने दक्ष की तारीफ की जब वह उसके पास आए। अल्पविराम। आह, तुमने मुझे बहुत थका दिया। मैंने तुम्हें इतने लंबे समय तक बुलाया और तुम अब दिखाई दे रहे हो, दक्ष ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जवाब दिया। मैं आपके पुरस्कार एकत्र कर रही थी, इसमें समय लगा, जून ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। पुरस्कार? तुम्हारा मतलब है कि मुझे ब्लडलाइन मंदिर के अंदर पुरस्कार नहीं मिलेंगे? मुझे पिछली बार की तरह यादृच्छिक विकल्पों में से पुरस्कार चुनने की आवश्यकता नहीं होगी, दक्ष ने आश्चर्य से पूछा। नहीं, वास्तव में आपको अभी भी ऐसा करने की आवश्यकता होगी। आपके अधिकांश पुरस्कार अभी भी ब्लडलाइन मंदिर के अंदर हैं, लेकिन मैं एक लाने में कामयाब रहा, जो मुझे लगता है कि आपको इस जगह को छोड़ने से पहले की आवश्यकता होगी, जून ने दक्ष से कहा। यह क्या है? दक्ष ने जून की ओर देखते हुए असमंजस में पूछा। तुम्हें चिंता थी कि तुम्हें वह शरीर छोड़ना पड़ेगा जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की थी, है ना? वह इनाम तुम्हें इसमें मदद करेगा, जून ने दक्ष से कहा। एक स्टोरेज रिंग जिसके साथ मैं शरीर को बाहर ले जा सकता हूँ। तो क्या हुआ? मैं एक ही समय में 2 शरीरों का उपयोग नहीं कर सकता। मैं अभी भी अपने मुख्य शरीर को प्राथमिकता दूंगा।
या यह एक लाश कठपुतली कला हो सकती है जिसके साथ मैं एक मृत शरीर को कठपुतली में बदल सकता हूँ जिसे मैं लड़ाई में उपयोग कर सकता हूँ। यह इसकी क्षमता को बर्बाद कर देगा। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है जो मुझे मेरे असली शरीर को छोड़े बिना मदद कर सके। एक रास्ता है, झुन ने मुस्कुराते हुए कहा। जब दक्ष उसके आगे समझाने का इंतजार कर रहा था तो झुन ने हवा से एक छोटी पुस्तिका निकाली और दक्ष को दे दी। पुस्तिका को हाथ में लेकर उसने उसे पढ़ा। अनंत आत्मा स्थानांतरण तकनीक। दक्ष ने बुदबुदाते हुए किताब खोली और उसे पढ़ना शुरू किया। नहीं, तो यही तो तुम्हारा मतलब था। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं, उसने किताब पढ़ते हुए आश्चर्य से कहा। ये बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है और इससे आपको एक समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा। इसके इस्तेमाल से आपको बहुत अधिक लाभ होगा, झुन ने दक्ष को बताया। ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। अगर मुझे लगा कि यह इसके लायक है तो मैं जाने से पहले ये कर लूंगा, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। मुझे यकीन है कि तुम ऐसा करोगे। तुम्हें पता है कि यह एक अच्छा विचार है, क्षुन ने गायब होने से पहले कहा। अल्पविराम। अनंत आत्मा स्थानांतरण तकनीक, दक्ष ने बिस्तर पर लेटते हुए कहा। वह सही कह रही है। अगर यह वैसा ही है जैसा मैं समझ रहा हूँ तो मैं कुछ भी नहीं खो रहा हूँ। मुझे अभी भी इस बारे में सोचना होगा, उसने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष पूरे दिन अपने कमरे में ही रहा, इस इंतजार में कि उसके राजा बनने की खबर दक्षिणी सीमा सहित हर जगह फैल जाए। अपना समय बर्बाद न करने के लिए उसने खुद को और भी मजबूत बनाने की साधना की। अगली सुबह ही वह बिस्तर से उठा और अपने कमरे से बाहर निकला। महाराज, सुप्रभात। जब वह महल के गलियारे से गुजरा तो पहरेदार ने उसका स्वागत राजा की तरह किया। उसके सिर पर एक सुनहरा मुकुट रखा हुआ था। वह सिंहासन कक्ष में गया जहां मंत्रियों को होना था। उसने पहले ही एक गार्ड को सभी मंत्रियों को संदेश देने के लिए भेज दिया था कि वे दिन के समय यहाँ रहें। हाँ, ठीक है। वापस आते समय मुझे मिलियाई को भी यहाँ लाना है। वह अपने बेटे को राजा बनते देखकर हैरान हो जाएगी। उसने अपना जीवन गरीबी में जिया, हर सिक्के के लिए मार खाए। मुझे आश्चर्य है कि जब वह इस राज्य की पूरी संपत्ति की मालिक होगी तो उसे कैसा लगेगा, दक्ष ने सिंहासन कक्ष में प्रवेश करते हुए सोचा। सभी मंत्री उनका स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। अपना सिर ऊंचा करके चलते हुए दक्ष हॉल के अंत में सिंहासन की ओर चला गया। हॉल के अंत में पीछे मुड़कर वह गर्व से बैठ गया। आप बैठ सकते हैं। सिंहासन पर आराम से बैठने के बाद उसने सभी को बैठने का इशारा किया। महाराज, आपने हमें बुलाया है? मंत्रियों ने दक्ष से पूछा। हाँ, मैंने किया। मुझे आपसे कुछ चर्चा करनी थी और आप सभी से मिलना था। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, मैं नया राजा हूँ। मैं आप सभी से मिलना चाहता था और आपको कुछ बताना चाहता था, दक्ष ने उत्तर दिया। मंत्रियों ने पूछा, महाराज, आप क्या कहना चाहते हैं? बोलने के लिए अपना मुंह खोलने से पहले दक्ष ने मंत्रियों की ओर देखा। उन्होंने कहा, आप जानते हैं कि मैं एक आत्मिक योद्धा हूँ और मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ बैठना व्यर्थ है। अल्पविराम। मुझे युद्ध में शामिल होना है, लेकिन मैं पिछले राजा की तरह अपनी जिम्मेदारी दूसरों को देकर नहीं जाऊंगा। मैं एक राजा के रूप में जाऊंगा और सुनाई साम्राज्य को खुद संभालूंगा। दक्ष ने गर्व से घोषणा की। ये दो राज्यों के एकीकरण के लिए अंतिम लड़ाई होगी। हमारे पास शाही शहर में कितने सैनिक हैं? उसने मंत्रियों से पूछा। तुम लड़ना चाहते हो? महाराज, पूर्व राजा हमारे सबसे बड़े विशेषज्ञों के साथ पहले से ही वहां मौजूद हैं। मुझे लगता है कि आपको यहाँ रहना चाहिए और कोई जोखिम नहीं उठाना चाहिए। मंत्री खड़े हो गए और दक्ष को समझाने की कोशिश करने लगे। यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है ना? दक्ष ने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ पूछा। मंत्रीगण कुछ समझ पाने से पहले ही अचंभित हो गए। मंत्री ने उत्तर दिया, रॉयल सिटी में हमारे पास लगभग 100 गार्ड होने चाहिए। अच्छा, तुम मेरे साथ आ रहे हो। गार्ड पीछे रहेंगे और शाही शहर में अनुशासन बनाए रखेंगे, दक्ष ने घोषणा की। हमारे नागरिकों को ये घोषणा कर दीजिए।
हम कल निकलेंगे और पिछले राजा के साथ युद्ध में शामिल होंगे। उन्होंने खड़े होकर रॉयल हॉल छोड़ने से पहले कहा, मैं शहर देखने के लिए बाहर जा रहा हूँ। महाराज, मैं आपके साथ चलूंगा, मंत्रियों ने कहा और फिर वे दक्ष के पीछे चल पड़े। दक्ष कुछ सैनिकों और मंत्रियों के साथ शाही महल से बाहर निकल गया। वह शहर में घूमते रहे और नागरिकों के सम्मानपूर्ण अभिवादन का आनंद लेते रहे, जो उन्हें महामहिम कहकर संबोधित करते थे। दक्ष शहर के उत्तरी भाग से निकल गया, जो कुलीनों का स्थान था। वह आम लोगों के क्षेत्र में प्रवेश कर गया और एक निश्चित स्थान पर चला गया, जहां वह पहले गया था। अल्पविराम, वह इमारत के सामने खड़ा था, जहां उसने पहली बार मी लियाई को देखा, जिसने उसे अपना बेटा माना। उसके बिना उसे पता नहीं चलता कि फू चेन का घर कहाँ है। मी लियाई अपने पीटे हुए शरीर को इस प्लेजर हाउस से बाहर खींच रही थी, जहां लोग अपना गुस्सा निकालने के लिए गरीब लोगों को प्रताड़ित करने के लिए पैसे देते थे। महाराज, ये स्थान, राजमंत्री ने असमंजस में बड़बड़ाते हुए कहा जब उसने देखा कि दक्ष इमारत की ओर देख रहा है। मैं चाहता हूं कि इस जगह को तुरंत बंद कर दिया जाए। इस जगह को चलाने वाले और गरीब लोगों के रहस्यों का दुरुपयोग करके उनसे पैसे कमाने वाले सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए, दक्ष ने आदेश दिया। लेकिन महाराज, पिछले राजा के आदेश के अनुसार ये व्यवसाय पूरी तरह से कानूनी था, मंत्रियों ने दक्ष को याद दिलाया। मुझे परवाह नहीं कि पिछले राजा ने क्या कहा था। मैं अब राजा हूँ और यह मेरा राज्य है। मैं इसे उससे भी बेहतर बनाऊंगा जब यह मुझे मिला था, दक्ष ने सख्ती से कहा। जैसी आपकी इच्छा हो, मैं और अधिक सुरक्षा कर्मियों को बुलाऊंगा, क्योंकि हमारे पास जो है वह इस प्रतिष्ठान को गिराने के लिए पर्याप्त नहीं है, मंत्री ने कहा और अंततः हार मान ली। आपके पास पर्याप्त लोग नहीं हैं। ठीक है, मैं आपके लिए इसे आसान बना दूंगा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और प्रतिष्ठान की ओर चल पड़ा। दरवाजा धक्का देकर खोलकर वह अंदर चला गया। महाराज, मंत्रियों ने चिल्लाते हुए गार्डों के साथ दक्ष के पीछे अंदर की ओर दौड़ लगाए। जैसे ही वे सब अंदर गए, उन्होंने देखा कि दक्ष इमारत के अंदर की ओर बढ़ रहा है। दक्ष के हाथ में 2 तलवारें थीं। उसके दाहिने हाथ में जंग लगी हुई काली भारी तलवार थी, जबकि बाएं हाथ में हल्की तलवार थी, जिसकी मूठ लाल और धार नीली लग रही थी। गार्डो, इस जगह पर कब्जा कर लो। जो लोग अपने हाथ बांधने से इनकार करते हैं, उन्हें तुम मार सकते हो, दक्ष ने बिना पीछे देखे घोषणा की। आगे बढ़ते हुए वह सबसे नजदीक वाले कमरे में पहुंचा और देखा कि एक युवक एक बूढ़े व्यक्ति को पीट रहा था, जो पुराने कपड़े पहने हुए लग रहा था। अल्पविराम, उस आदमी के करीब जाकर दक्ष ने कहा, अच्छा लग रहा है ना? युवक ने पीछे मुड़कर देखा और दक्ष को देखा। दक्ष के हाथ पर मुकुट देखकर उसने उसे नए राजा के रूप में पहचाना, जिसके चर्चे पूरे राज्य में थे। महाराज, नमस्कार। मेरा दिन खराब था, इसलिए मैं तनाव दूर करने के लिए यहाँ आया हूँ। क्या आप भी इसके लिए यहाँ हैं? यहाँ आप मेरा समय उपयोग कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि आप कई चीजों को लेकर तनावग्रस्त होंगे। मैं बस इतना ही कहूँगा, ये तनाव के लिए चमत्कार की तरह काम करता है, आदमी ने दक्ष को चाबुक देते हुए कहा। अपनी पीठ पर म्यान में ज्वलंत बर्फ की तलवार रखते हुए दक्ष ने समय की तलवार को अपने दाहिने हाथ में ले लिया। दक्ष ने चाबुक हाथ में लिया और युवक की ओर देखा। क्या तुम्हें यकीन है? क्या अपने से गरीब लोगों को पीटना वाकई अच्छा लगता है? दक्ष ने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ पूछा। बेशक महाराज, यह अद्भुत लगता है। मैं यहाँ कई बार आता हूँ, युवा लड़के ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं इस राज्य का सबसे अमीर व्यक्ति हूँ, है ना? दक्ष ने फिर पूछा। बेशक, आप राजा हैं। आपके पास सबसे ज्यादा दौलत है। इस जगह की हर चीज आपकी है, युवक ने जवाब दिया। उसे समझ नहीं आया कि दक्ष इस तरह क्यों बात कर रहा था। तो फिर तुम मुझसे भी गरीब हो। मुझे तुम्हारे सिद्धांत का परीक्षण तुम पर करने दो और देखो कि क्या इससे मुझे बेहतर महसूस होता है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और उस आदमी की ओर देखते हुए उसने चाबुक से जमीन पर वार किया। चाबुक हवा में कटते हुए तेज आवाज कर रहा था। नाक ही उस युवक को डराने के लिए काफी थी और वह पीछे हट गया।
आह महाराज, कृपया मजाक मत करो, मैं आसानी से डर जाता हूँ। कृपया उस बेचारे पर परीक्षण करें, युवक ने दक्ष से कहा। उसने दक्ष के पीछे मुड़ने और बुरे आदमी को कोड़े मारने का इंतजार किया। हालांकि कोड़े के लगते ही उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। महाराज, आप क्या कर रहे हैं? युवक ने पूछा। हालांकि दक्ष ने उसकी बात नहीं सुनी और उस आदमी की पीठ पर फिर से कोड़ा मारा। वह व्यक्ति दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा तथा जिस स्थान पर वह गिरा था वहां लाल निशान पड़ गया। तुम सही हो, यह अच्छा लगता है। दक्ष ने हंसते हुए उस युवा लड़के को बार बार कोड़े मारे और हर वार का आनंद लिया। 5 वार के बाद ही वह आदमी बेहोश हो गया। बेवकूफ, दक्ष ने उस युवा लड़के को घूरते हुए कहा। उसने उस आदमी पर चाबुक फेंक दिया। तुम यहाँ से भाग जाओ, हम इस जगह को नष्ट कर रहे हैं। उसने उस गरीब बूढ़े आदमी की ओर देखते हुए गरजते हुए कहा जो उसकी ओर देख रहा था। बूढ़ा आदमी बिना एक भी क्षण बर्बाद किए उठ खड़ा हुआ और वहां से चला गया। दक्ष कमरे से बाहर निकलकर अंदर चला गया। मंत्री और कुछ गार्ड उसके साथ रहे, लेकिन ज्यादातर गार्ड दूसरों को गिरफ्तार करने के लिए अंदर चले गए। जैसे ही दक्ष इस इमारत के अंत के पास पहुंचा, वह आखिरी कमरे में दाखिल हुआ। उस जगह के बाकी सभी लोग पहले से ही गिरफ्तार थे। वह आखिरी कमरे में गया तो देखा कि वहां एक गार्ड घुटनों के बल लेटा हुआ है। तुम कमीने, मेरे पास सभी जरूरी अनुमतियां हैं। तुम मुझे ये बताने की हिम्मत कैसे कर सकते हो कि मुझे अपना व्यवसाय चलाने के लिए गिरफ्तार किया गया है? एक बूढ़ा आदमी गार्ड के सामने खड़ा होकर उसे नीचे देखता हुआ बोला। एक शाही रक्षक पर हमला करना, यह मौत के लायक अपराध है। तुम्हें मौत की सजा मिलेगी, दक्ष ने कहा और उसने अपनी चाल की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए तुरंत बूढ़े आदमी के पीछे आ गया। इससे पहले कि वह आदमी कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, दक्ष ने अपनी भारी तलवार घुमाई और उसका सिर उसके शरीर से अलग कर दिया। ये सभी लोग होने चाहिए जब तक कि कोई छिपा हुआ कमरा न हो। उन सभी को जेल ले जाओ, मैं 1 सप्ताह के बाद उनकी दलील सुनूंगा, दक्ष ने कहा और फिर वह वापस मुड़ा और वहां से चला गया। अंततः उस स्थान पर वापस जाने से पहले वह पूरे शहर में घूमता रहा। अपने कमरे में प्रवेश करते हुए उन्होंने साधना शुरू कर दी और मंत्रियों के कल उनके साथ प्रस्थान करने की तैयारी की प्रतीक्षा करने लगे। दिन के उजाले ने दुनिया को। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। ढकने से पहले ही रात सन्नाटे में बीत गई। अपने कमरे से बाहर निकलकर वह 5 मंत्रियों से मिला और उनके साथ जाने से पहले अपने स्पिरिट ईगल को बुलाया। अल्पविराम, दक्ष ने शाही मंत्री के साथ उनकी स्पिरिट ईगल पर यात्रा की। शाही मंत्री को इस बात पर संदेह था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि यह राजा का आदेश था जो उन्होंने सबके सामने दिया था। अगर वह पिछले राजा के साथ होता तो वह इस फैसले का विरोध कर सकता था, लेकिन दक्ष के सामने उसने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। उसने दक्ष को अपने रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति को मारते देखा था। उसने सुनाई साम्राज्य की पूरी सेना को मार डाला था। किसी व्यक्ति को इस तरह से अपमानित करना कभी भी समझदारी नहीं थी। उसे यकीन था कि अगर उसने नहीं कहा तो दक्ष निस्संदेह उसे देशद्रोह जैसे अपराध के लिए मार डालेगा। वह केवल आहें भर सकता था और दक्ष के साथ उसकी यात्रा पर जा सकता था। तारानकन 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 तारानकन, मुझे अभी संदेश मिला है कि एक नया राजा आ गया है। राजकुमारों की मृत्यु के बाद महामहिम ने सिंहासन किसी और को दे दिया है जो शाही वंश का नहीं है। महामहिम, क्या आपको वापस जाने के बाद विरोध नहीं करना चाहिए? चूंकि कोई दूसरा राजकुमार नहीं है, इसलिए सिंहासन आपका है। इसे ऐसे किसी और को कैसे दिया जा सकता है? अक्ष साम्राज्य के एक आत्मा योद्धा ने सबसे बड़े राजकुमार से कहा, राजकुमार के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करने की कोशिश करते हुए। दक्षिणी सीमा वह जगह थी जहां युद्ध चल रहा था। न केवल किंगडम आर्मी बल्कि फीनिक्स संगठन भी यहां था, जो सुनाई किंगडम और ड्रैगन स्क्वाड के खिलाफ लड़ रहा था। उन्हें अभी अभी नए राजा के बारे में जानकारी वाला पत्र मिला था। अल्पविराम,
मैंने कभी राजतिलक की इच्छा नहीं की। यदि पिताजी ने दक्ष नामक इस नए व्यक्ति को चुना है तो उन्होंने अवश्य ही इस व्यक्ति में कुछ अग्रणी गुण देखे होंगे। सबसे बड़े राजकुमार ने दूर क्षितिज की ओर देखते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा, मुझे पिताजी की ज्यादा चिंता है। उन्होंने अपने प्यारे बेटों को खो दिया। वे बहुत तनाव में होंगे। वह यहाँ आ रहा है ना? उसे जल्द ही यहाँ आ जाना चाहिए। हम मिलकर उससे लड़ सकते हैं। उसके साथ अपने रिश्ते सुधारने का यह अच्छा समय हो सकता है, आत्मा योद्धा ने शांत स्वर में कहा। स्पिरिट वॉरियर फीनिक्स संगठन का एक सदस्य था जो युद्ध में घायल हो गया था। उसका इलाज सीमावर्ती शहर में चल रहा था। सबसे बड़ा राजकुमार घायलों से मिलने के लिए वहां आया था। जब उसने इस स्पिरिट वॉरियर को देखा और उसे अपना पुराना दोस्त माना जिसे वह राजकुमार के समय से जानता था। हाँ, मैंने संदेश पढ़ा है। वह अब युद्ध में शामिल होने आ रहा है क्योंकि उसने राजगद्दी किसी और को सौंप दी है, सबसे बड़े राजकुमार ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसे अब तक यहाँ आ जाना चाहिए था। हालांकि मुझे उम्मीद है कि कुछ बुरा नहीं हुआ होगा। सबसे बड़े राजकुमार ने अपने पीछे देखा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें छा गईं। तभी एक व्यक्ति चिल्लाता हुआ अंदर भागा, महामहिम यहाँ है, पिताजी यहाँ हैं। सबसे बड़े राजकुमार ने कहा और वह अपने पिता को देखने के लिए बाहर भागा। जब वह अन्य लोगों के साथ वहां से जा रहा था तो उसने देखा कि एक बड़ी भीड़ एक व्यक्ति को घेरे खड़ी है। भीड़ बार बार हटती रही ताकि सबसे बड़े राजकुमार को जाने के लिए जगह मिल सके। सबसे बड़ा राजकुमार अपने पिता को देखने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ा। जैसे ही वह सामने पहुंचा, उसने शाही मंत्री को देखा। शाही मंत्री के पास एक छोटा लड़का खड़ा था जो शाही मुकुट पहने हुए था। अल्पविराम, दक्ष, नया राजा, सबसे बड़े राजकुमार ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्योंकि उसने दक्ष को उसी व्यक्ति के रूप में पहचाना था जिससे वह पहले मिल चुका था। दक्ष उसकी नजर में वही व्यक्ति था जो अपनी माँ के साथ यहाँ छुट्टियां मनाने आया था। उसने दक्ष से सिर्फ एक बार बात की थी। उसके बाद उसने उससे फिर कभी नहीं देखा। वह सोच रहा था कि दक्ष और उसकी माँ ज्यादातर समय अपने कमरे के अंदर ही क्यों रहते हैं। अब जब वह दक्ष को अपने सामने देख रहा था तो उसे आश्चर्य हुआ कि वह इस शहर को कब छोड़कर गया था। वह वापस कब गया? क्या पिताजी अभी तक नहीं आए? उसने पास खड़े एक सैनिक से पूछा। नहीं महाराज, आपके पिता अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। नया राजा अभी अभी आया है, सैनिक ने उत्तर दिया। पूर्व राजा कहाँ है? मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। उसने ये राज्य मुझे दे दिया और दुश्मनों से लड़ने के लिए चला गया। उसने मुझे शाही शहर के अंदर रहने के लिए कहा था। इसके बावजूद मैं एक राजा के रूप में युद्ध में शामिल होने के लिए यहाँ आया हूँ। वह कहाँ है? दक्ष ने पुरुषों से पूछा। महाराज, पिछला राजा अभी तक यहाँ नहीं आया है, सैनिकों ने उत्तर दिया। ओह, वह नहीं है। वह रास्ते में हो सकता है। वह कहीं रुका होगा। मैं सीमा की स्थिति के बारे में जानकारी चाहता हूँ। तुम मेरे साथ आओ, दक्ष ने कहा और सबसे बड़े राजकुमार की ओर इशारा किया, इससे पहले कि वह दक्षिण की ओर चले जहाँ सीमा थी। सबसे बड़े राजकुमार दक्ष के पास गए और उसका अभिवादन किया। औपचारिक होने की कोई जरूरत नहीं है। हम पहले भी मिल चुके हैं। भले ही मैं राजा हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ दोस्त की तरह व्यवहार कर सकते हो। वैसे वर्मिलियन और बाकी सामान कहाँ है? दक्ष ने सबसे बड़े राजकुमार से पूछा। मास्टर वर्मिलियन और अन्य लोग सीमा पर हैं, दुश्मनों को नष्ट करने की कोशिश करते हुए जगह की रखवाली कर रहे हैं। हालांकि हम एक गतिरोध पर हैं, सबसे बड़े राजकुमार ने दक्ष को बताया। अल्पविराम, बेशक आप गतिरोध में होंगे। वे आपको विलंबित करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनकी मुख्य योजना उनकी दूसरी सेना थी। वे शायद नहीं जानते कि मैंने रॉयल सिटी पर हमला करने वाली उनकी सेना को नष्ट कर दिया है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए लापरवाही से जवाब दिया। शायद यही बात है। हालांकि उनका बचाव ठोस है। हमें अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। मास्टर वर्मिलियन भी कुछ नहीं कर पाए हैं, सबसे बड़े राजकुमार ने आह भरते हुए कहा। चिंता मत करो, अब जब मैं यहाँ हूँ तो युद्ध जल्द ही खत्म हो जाएगा। वैसे भी मेरे पास इसे आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा समय नहीं है,
दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। मंत्री वांग, आप यहीं से शुरुआत करें। मैं लड़ाई खत्म करने के लिए आगे जा रहा हूँ, उसने शाही मंत्री से कहा और फिर अपने स्पिरिट ईगल को बुलाया। आओ, दक्ष ने सबसे बड़े राजकुमार से कहा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। दक्ष का हाथ पकड़कर सबसे बड़ा राजकुमार स्पिरिट ईगल के ऊपर चढ़ गया। स्पिरिट ईगल सीमा की दिशा में उड़ने लगा। थोड़ी ही दूर तक उड़ने के बाद स्पिरिट ईगल फीनिक्स संगठन के एक समूह के सामने उतरा, जहां वर्मिलियन दूसरों से कुछ कह रहा था। वर्मिलियन ने दक्ष को देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हा, स्वागत है युवा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ आओगे। मैंने सुना है कि तुम हमारे नए राजा बन गए हो। बधाई हो, वर्मिलियन ने दक्ष से कहा जब वह पास आया। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये बात के लिए है। चलो अभी महत्वपूर्ण विषयों पर बात करते हैं। मैं ये युद्ध जीतने के लिए यहाँ हूँ। कुछ सेकंड के लिए मेरे साथ आओ, उसने समूह से दूर जाने से पहले वर्मिलियन से कहा। मैं अभी वापस आऊंगा, वर्मिलियन ने दक्ष का पीछा करने से पहले अपने दस्ते से कहा। दक्ष और वर्मिलियन साथ साथ चले, हालांकि उनमें से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। जब वे दूसरों से बहुत दूर पहुंच गए, तभी दक्ष ने अपना मुंह खोला। क्या तुम मुझे मेरे पिता के बारे में सच बताओगे या नहीं? असली सच, न कि वह मनगढ़ंत सच्चाई जो मैं दूसरों से सुनता रहा हूँ, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। मैं तुम्हें बता दूं कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। तुम्हारे पिता मर चुके हैं। शाही शिक्षक ने ये किया है। उसका तुम्हारे पिता से झगड़ा हुआ था। वह उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसने इतनी जटिल तरीके से योजना बनाई कि कोई भी सब कुछ समझ नहीं पाया। तुम्हारे पिता को हमारी आंखों के सामने ही मार दिया गया, लेकिन हम कुछ नहीं कर सके। यह एक बहुत ही जटिल योजना थी। मुझे अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं आया है। मुझे बस इतना पता है कि हमारे पास इसका पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब हमने राजा को सच्चाई बताई तो उसने भी हम पर विश्वास नहीं किया। ये कहानी हर जगह फैल गई। तुम्हारे पिता को खलनायक बना दिया गया और तुम्हारे परिवार को सजा दी गई। मैंने आपके परिवार की मदद करने की कोशिश जारी रखी और आप लोगों को जीवित रखा, लेकिन दुर्भाग्य से मैं इतना ही कर सका, वर्मिलियन ने आह भरते हुए कहा। अल्पविराम, तुमने मेरे परिवार की मदद करने की कोशिश की, क्या ये सही है? मैं तुम पर विश्वास करूंगा। बस मुझे बताओ कि तुम हमारी और मदद क्यों नहीं कर सके? तुम्हें कौन रोक रहा था? तुम राज्य के सबसे ताकतवर व्यक्ति थे। तुम्हें खतरे में नहीं पड़ना चाहिए था। तुमने और कुछ क्यों नहीं किया? दक्ष ने अपने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ पूछा, क्योंकि वह वर्मिलियन के हमले की आशंका में बचने के लिए तैयार था। तुम राजा की ताकत नहीं जानते। वह बहुत शक्तिशाली है। मैं सबसे शक्तिशाली नहीं हूँ, लेकिन वह है। अगर मैंने उसके खिलाफ कुछ किया होता तो मेरा परिवार खतरे में पड़ जाता। मैं तुम्हें केवल छाया से बचा सकती थी क्योंकि राजा शाही शिक्षक के प्रभाव में था, वर्मिलियन ने भौहें सिकोड़ते हुए दक्ष से कहा। ये बात तो समझ में आती है। तो शाही शिक्षक के दुश्मनों द्वारा मारे जाने के बाद तुम आजाद हो गए। हालांकि अगर मैं तुम्हारी बात पर यकीन भी करूं, तो जब मैं अपनी मां के साथ तुम्हारे सुझाव के अनुसार शहर से बाहर निकला था तो लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? दक्ष ने दूसरा सवाल पूछा। यह एक अजीब संयोग था। ये वही दिन था जब शाही शिक्षक ने अपने आदमियों को तुम्हें मारने के लिए भेजा था। सौभाग्य से वे तुम्हारी झोपड़ी तक पहुंचने से पहले ही चले गए थे। उन्होंने तुम्हारा पीछा किया और मुझे पता चलने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था, वर्मिलियन ने दक्ष से माफी मांगते हुए कहा। दक्ष ने अपना सिर हिलाया जैसे वह सब कुछ समझ रहा हो। ठीक है, अब मैं समझ गया हूँ। अब विषय पर वापस आता हूँ। यहाँ क्या स्थिति है? उसने वर्मिलियन से पूछा। स्थिति स्थिर लग रही है। वो शून अभी तक युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन मैं भी नहीं। हमारे लोग सुनाई साम्राज्य की रक्षा के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि ये कठिन साबित हो रहा है। मैं हर चीज पर नजर रख रहा हूँ ताकि हमें जो भी अवसर मिले उसका लाभ उठा सकूं।
हालांकि हमें कोई अवसर नहीं मिल रहा है। ऐसा लगता है कि वे युद्ध जीतना नहीं चाहते बल्कि हमें विलंबित करना चाहते हैं, वर्मिलियन ने आह भरते हुए दक्ष से कहा। हाँ, मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ कि वे ऐसा क्यों करेंगे। मेरे पास कौन अधिक समय तक टिक सकता है का खेल खेलने का समय नहीं है, दक्ष ने वापस चलते हुए कहा। अल्पविराम। अन्य लोगों के समूह के पास पहुंचकर दक्ष ने एक चौंकाने वाली घोषणा की। हमारी पूरी सेना यहाँ ले आओ। ये हमारा आखिरी हमला होगा। मुझे उम्मीद थी कि इस लड़ाई में लड़ने वाले सभी लोग शामिल होंगे। कोई इंतजार नहीं होगा। एक युद्ध, या तो हम जीतेंगे या वे जीतेंगे, उन्होंने घोषणा की, यहाँ तक कि सबसे बड़े राजकुमार को भी चौंका दिया। लेकिन क्या ये बहुत जल्दबाजी नहीं है? हमें दुश्मन को कमजोर करना होगा, रणनीति बनानी होगी और फिर युद्ध जीतना होगा। जल्दबाजी करने से युद्ध आसानी से हार सकता है। सबसे बड़े राजकुमार ने अपनी राय देते हुए दक्ष को समझाने की कोशिश की कि यह योजना बहुत जल्दबाजी में बनाई गई थी। मुझे पता है कि यह योजना जल्दबाजी में बनाई गई है, लेकिन ऐसे समय में हमें इसी की जरूरत है। जैसा मैंने कहा वैसा करो, मैं हमें जीत दिलाऊंगा, दक्ष ने जवाब दिया। जैसे आप सोचते हैं कि यह योजना जल्दबाजी में बनाई गई है, दुश्मन भी ऐसा ही सोचेंगे। उन्हें नहीं लगेगा कि हम ऐसा कर सकते हैं, इसलिए वे लापरवाह हो जाएंगे। मौत तक लड़ने के लिए यह बिल्कुल सही समय है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। सबसे बड़े राजकुमार ने गहरी सांस ली। क्या हमें पूर्व राजा का इंतजार नहीं करना चाहिए? वह हमारी सेना में एक मजबूत सदस्य होगा और उसे रणनीतियों का अनुभव है, उन्होंने फिर सुझाव दिया। वह देख सकता था कि वह तर्क से दक्ष का मन नहीं बदल पा रहा था, इसलिए वह अपने पिता के आने तक जितना हो सके उसे टालने की कोशिश करने वाला था। पिछला राजा शायद दक्ष को यह समझा सके कि युद्ध में जल्दबाजी करना एक बुरा विचार है। मैं किसी का इंतजार नहीं कर सकता। मैं ये युद्ध जीत रहा हूँ और 2 राज्यों को एकीकृत कर रहा हूँ। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। जब तक आप वापस जाकर सब कुछ व्यवस्थित नहीं कर लेते, मैं यहीं प्रतीक्षा करूंगा। मुझे 6 घंटे में हमारी सेना की आवश्यकता है, उसने भौहें सिकोड़ते हुए सबसे बड़े राजकुमार से कहा। अल्पविराम। कोई विकल्प न होने पर सबसे बड़े राजकुमार ने सिर हिलाकर सहमति जताई और फिर वे वर्मिलियन के साथ वहां से चले गए। दक्ष कुछ फीनिक्स संगठन के सदस्यों के साथ रुका था, जो ये देखकर हैरान थे कि दक्ष कितना महत्वाकांक्षी था। वह अभी अभी राजा बना था, लेकिन युद्ध जीतने के तरीके पर विचार करने के बजाय वह पहले से ही 2 राज्यों को एकजुट करने के बारे में सोच रहा था। वे एक महत्वाकांक्षी राजा होने पर कुछ हद तक गर्वित थे, जबकि वे एक ऐसे राजा को पाकर निराश थे जिसकी पूरी रणनीति शत्रु को नष्ट करने के लिए क्रूर शक्ति का प्रयोग करना थी। तारांकन, 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 तारांकन। वह बहुत महत्वाकांक्षी है। वह हमारे विनाश का कारण बन सकता है। क्या हमें पिता के आने तक इसे टालना चाहिए? हम बहाने बना सकते हैं और उसका सीधा विरोध किए बिना देरी कर सकते हैं। जब वर्मिलियन और सबसे बड़ा राजकुमार अपने जानवर पर वापस उड़ रहे थे, सबसे बड़ा राजकुमार वर्मिलियन को देर करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था। सबसे बड़े राजकुमार दक्ष की इच्छा के अनुसार नहीं चलना चाहते थे, जिनका पूरा विचार बलपूर्वक अंदर घुसने का था। बड़े राजकुमार, मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन वह राजा है। अच्छा या बुरा, यह उससे तय करना है। नागरिकों के रूप में हम केवल अनुसरण कर सकते हैं। फिर भी मैं आपके सुझाव से सहमत हो सकता था यदि राजा के रूप में कोई अन्य व्यक्ति होता, लेकिन दक्ष नहीं, वर्मिलियन ने आह भरते हुए उत्तर दिया। ऐसा क्यों? किसी अन्य राजा के लिए ये ठीक होगा, लेकिन दक्ष के लिए नहीं। सबसे बड़े राजकुमार ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर से पूछा। वर्मिलियन ने सबसे बड़े राजकुमार की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। उसने जवाब देने के लिए अपने होंठ खोले। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह डेमन का बेटा है। इतना ही नहीं, बल्कि वह खुद भी खास है। खुद ही सोचिए, हमने जो सुना है उसके अनुसार वह अकेले ही 200 से ज्यादा शीर्ष सुनाई साम्राज्य योद्धाओं को मारने में कामयाब रहा। इतना ही नहीं,
बल्कि उसने ये सब आसानी से किया। आप और मैं दोनों जानते हैं कि इस तरह की ताकत एक दिन या एक महीने में हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए सालों की मेहनत लगती है, उन्होंने कहा। जहां तक मैं समझ सकता हूं, वो काफी समय से ताकतवर होता जा रहा है। हालांकि उसने अपनी ताकत छिपाई। नागरिकों द्वारा उसे धमकाया और पीटा जाता रहा, हालांकि उसने कभी अपनी ताकत नहीं दिखाई। वह हमेशा सावधान रहता था, जैसे कि वह सही मौके का इंतजार कर रहा हो। खुद ही सोचिए, क्या इस तरह का आदमी बिना किसी योजना के बल का इस्तेमाल कर सकता है? इसका जवाब है नहीं। उसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा होगा, उसने कहा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। आह, तो यही तो तुम्हारा मतलब था। ये तो सही है, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। हो सकता है कि उसके पास जीतने की कोई योजना हो। मुझे लगता है कि अगर तुम जो कह रहे हो वह सच है तो हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, सबसे बड़े राजकुमार ने सिर हिलाते हुए कहा। अल्पविराम। वर्मिलियन और सबसे बड़े राजकुमार सीमावर्ती शहर में पहुंचे, जहां आधी सेना आराम कर रही थी। उन्होंने घोषणा की कि हर योद्धा युद्ध के लिए तैयार हो जाए और उनके साथ आए। यहाँ तक कि जो योद्धा थोड़ा घायल था, उसे भी उनके साथ आने के लिए कहा गया। आधे घंटे से भी कम समय में शहर के सभी सैनिक युद्ध के लिए तैयार हो गए। अपने कवच पहनकर वे उचित संरचना में खड़े हो गए तथा सबसे बड़े राजकुमार के आदेश की प्रतीक्षा करने लगे, जो उनका नेतृत्व कर रहा था। जबकि सबसे बड़े राजकुमार ने सैनिकों की व्यवस्था की, वर्मिलियन ने फीनिक्स संगठन के सदस्यों को तैयार रहने की व्यवस्था की। जब सभी लोग तैयार हो गए तो वे सभी सीमा की ओर चल पड़े। सीमा दूर थी, लेकिन बहुत दूर नहीं थी। उड़ान न भरने के बावजूद सैनिक उस स्थान तक पहुंचने में कामयाब रहे जहां दक्ष और बाकी सेना मौजूद थी। तारांकन, 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 तारांकन। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर इस चैनल को कुछ भी होता है तो आगे की स्टोरी मेरे बैकअप चैनल ऑल नोवेल एक्सप्लेनर और सुपर एफएम स्टोरी पर अपलोड होगी, और मेरे टेलीग्राम चैनल नोवेल स्टोरी टेलर को भी ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप इस स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करें। ठीक है, अब जब सब लोग यहाँ आ गए हैं तो यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। हम आखिरकार आगे बढ़ सकते हैं। मुझे यकीन है कि वर्मिलियन और सबसे बड़े राजकुमार ने आपको सब कुछ बता दिया है। वैसे भी मैं आपकी आगे की शंकाओं को दूर कर दूंगा। दक्ष ने सेना के सामने खड़े होकर बात करना शुरू किया। अल्पविराम। मुझे यकीन है कि आप में से अधिकांश लोग सोच रहे होंगे कि मैं एक मूर्ख हूं जो इसे निर्णायक युद्ध बनाते हुए क्रूर बल का उपयोग कर रहा हूं, लेकिन ये सच नहीं है। भले ही यह एक निर्णायक युद्ध होगा, लेकिन ये पूरी योजना नहीं है। हम हमला कर रहे हैं, लेकिन ये बिना किसी योजना के नहीं होगा, दक्ष ने सभी के चेहरों को देखते हुए कहा। हमारी योजना ड्रैगन स्क्वाड के सदस्यों को मारने की है। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और वर्मिलियन और मैं इसे करेंगे। जहां तक उनकी सेना का सवाल है, इसे फीनिक्स संगठन और आप लोग आसानी से संभाल सकते हैं, उन्होंने आगे कहा। तर्क बहुत सरल है। वर्मिलियन और मैं उनके बेस पर उड़कर जाएंगे, उन्हें सचेत करेंगे। केवल हम दोनों ही ड्रैगन स्क्वाड से लड़ेंगे। वर्मिलियन वू शुन को तब तक रोके रखेगा जब तक मैं ड्रैगन स्क्वाड के बाकी सदस्यों को खत्म नहीं कर देता। तभी फीनिक्स संगठन के बाकी सदस्य और तुम लोग हमला करोगे। दक्ष ने योजना का संक्षिप्त विवरण देते हुए कहा। चूंकि आप सभी तैयार हैं, इसलिए हम इसे अभी शुरू करेंगे। सभी को याद रखना, यह अंतिम लड़ाई है। वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। या तो आप दुश्मन को मार देंगे या युद्ध के मैदान में मर जाएंगे। वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, उन्होंने सभी से गंभीर स्वर में कहा और सभी को प्रतिद्वंद्वी से भागने के खिलाफ सख्त चेतावनी दी। अपने स्पिरिट ईगल को पुकारते हुए दक्ष उस पर बैठ गया। वर्मिलियन भी स्पिरिट ईगल पर बैठा, हालांकि उसका स्पिरिट ईगल दक्ष के स्पिरिट ईगल की तुलना में अधिक मजबूत और अधिक भयावह लग रहा था।
वे दोनों दक्षिण की ओर सुनाई साम्राज्य की दिशा में उड़ने लगे। वर्मिलियन, तुम उड़ सकती हो, है ना? क्योंकि तुम्हें इसकी जरूरत होगी। वो शुन ने अपनी उड़ने की क्षमता तब दिखाई जब उसने और उसके आदमियों ने रॉयल ट्यूटर पर हमला किया जब वे भाग रहे थे। मुझे यकीन है कि वह इस लड़ाई में इसका इस्तेमाल करेगा। तुम्हें युद्ध जीतने या उसे मारने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं ड्रैगन स्क्वाड के अन्य सदस्यों को नहीं मार देता तब तक उसे बस रोके रखना, दक्ष ने वू शुन से कहा जब वे हवा में थे। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि यह रणनीति रॉयल ट्यूटर पर हमलों में इस्तेमाल की गई रणनीति के समान लगती है। वू जुन ने मुझे व्यस्त रखा जबकि उसके आदमियों ने रॉयल ट्यूटर को मार डाला। यह उस नकाबपोश आदमी की वजह से ही काफी है। उसने रॉयल ट्यूटर को मार डाला। मुझे लगता है कि मुझे इस दुनिया के उस बदमाश को मारने के लिए उस महान व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहिए। वर्मिलियन ने आह भरते हुए कहा, ओह ठीक है, मैंने सुना है कि तुमने बहुत संघर्ष किया। भले ही तुम रॉयल ट्यूटर को नहीं बचा पाए, लेकिन ये सुना गया कि तुमने एक खतरनाक कौशल का उपयोग करते हुए रॉयल ट्यूटर को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। क्या तुम्हें रॉयल ट्यूटर से नफरत नहीं थी? तुम उसे बचाने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे थे? दक्ष ने पूछा। यह मेरा कर्तव्य था, साथ ही मैं रॉयल ट्यूटर को बचाने के लिए नहीं लड़ रहा था। यह मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मुझे निश्चित रूप से उसे सुरक्षित रखने की आवश्यकता थी, लेकिन मैं उस आदमी के लिए कभी भी अपनी जान जोखिम में नहीं डालूंगा। मैंने उस कौशल का इस्तेमाल किया क्योंकि वू शुन ने मुझे परेशान किया था। मैं उसे मारना चाहता था और उसे साबित करना चाहता था कि मैं कमजोर नहीं हूँ। उसने मेरी तुलना तुम्हारे पिता से कई बार की, हमेशा मुझे इस तरह से नीचा दिखाया जैसे कि मैं बेकार हूँ। मैं उससे नफरत करता था और मैं उससे मारना चाहता था, वर्मिलियन ने सिर हिलाते हुए कहा। तारानकन 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 तारानकन। अल्पविराम। ड्रैगन स्क्वाड का आधार सुनाई साम्राज्य के क्षेत्र के अंदर सीमा के पास स्थित था। वू शुन और अन्य ड्रैगन स्क्वाड सदस्य एक मेज के चारों ओर बैठे हुए कुछ चर्चा कर रहे थे। हमारी सेना की दूसरी टीम ने बहुत पहले ही अक्षा के शाही शहर में प्रवेश कर लिया होगा। क्या वे वास्तव में असफल हो गए? भले ही वे असफल हो गए हों, लेकिन उनके बारे में कोई अपडेट क्यों नहीं है? ड्रैगन स्क्वाड के सदस्यों में से एक ने पूछा, दूसरी सेना की स्थिति के बारे में चिंतित, जो दक्ष के साथ उत्तर से अक्षा साम्राज्य में प्रवेश करने वाली थी। अभी तक कोई जानकारी नहीं है। इसका केवल दो अर्थ हो सकते हैं। या तो सेना अक्ष साम्राज्य के शाही शहर तक नहीं पहुंची है और वे अभी भी अपने रास्ते पर हैं, दूसरे ड्रैगन दस्ते के सदस्य ने उत्तर दिया। ये कैसे संभव है? क्या घोंघे हैं? किसी ने पूछा। बेशक यह एक संभावना है। वे कठिन लड़ाइयों से गुजर रहे होंगे। वे टाल मटोल भी कर सकते हैं। उनके साथ कुछ भी संभव है, दूसरे ड्रैगन स्क्वाड के सदस्य ने सहजता से उत्तर दिया। दूसरी संभावना क्या है? पहले व्यक्ति ने फिर पूछा। दूसरी संभावना यह है कि वे सभी मर चुके हैं। वे सभी मर गए और हमें संदेश भेजने वाला कोई नहीं बचा। दूसरी संभावना यह है कि मिशन विफल हो गया। वो शुन ही वह व्यक्ति था जिसने इस बार उत्तर दिया, जैसे कि वह कुछ ऐसा कह रहा था जो सभी ड्रैगन स्क्वाड सदस्यों के लिए सामान्य ज्ञान होना चाहिए। आह, क्या ऐसा हो सकता है? वे सभी मर चुके हैं। तो हमने अपने संसाधनों और अपने लोगों को इस असफल प्रयास पर बर्बाद कर दिया, जबकि हम दुश्मनों को रोकने की कोशिश में मुर्गियों की तरह यहाँ खड़े रहे। यार, दुश्मन को मारना इस अजीब योजना को अंजाम देने से कहीं ज्यादा तेज होता, पहले ड्रैगन स्क्वाड सदस्य ने कहा। ड्रैगन स्क्वाड के एक सदस्य ने मुस्कुराते हुए कहा, यह केवल एक संभावना है, कुछ भी निश्चित नहीं है। हमें जल्द ही यह खबर भी मिलनी चाहिए कि उन्होंने अक्ष साम्राज्य पर कब्जा कर लिया है। आशावादी बने रहें। वो शुन ने कुछ कहने के लिए अपने होंठ खोले ही थे कि कोई अंदर घुस आया। फीनिक्स संगठन का नेता वर्मिलियन हमारी दिशा में उड़ रहा है, गार्ड ने ड्रैगन स्क्वाड को बताया। हाँ,